अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनफर्टिलिटी। अब बच्चे इनफर्टिलिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इसको जस्ट हम डिफाइन करेंगे कि इनफर्टिलिटी इज़ द फेल्योर टू अचीव प्रेगनेंसी। अब बच्चे फर्स्ट हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं और फिर हम फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। तो बच्चे मेल्स के अंदर जो इनफर्टिलिटी का जो मेन काज है, उस प्रॉब्लम को हम बच्चे क्या बोलते हैं, वेरिकोसली। और ये प्रॉब्लम हमारे पास कब आता है कि जब बच्चे टेस्टिस के अंदर जो वेन्स होती हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, दे बिकम टू लार्ज, और उनकी लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बच्चे वो टेस्टिकल्स को हीट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ स्पर्म है वो अफेक्ट होते हैं। मीन स्पर्म की जो नंबर है बच्चे वो डिक्रीज़ हो जाता है, या स्पर्म की जो शेप है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और कुछ अदर फैक्टर भी हैं कि जिनकी वजह से जिन बच्चे बिल्कुल स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगी, या स्पर्म का नंबर बहुत कम हो जाएगा। तो बच्चे जब स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, जब स्पर्म का नंबर बहुत कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेल इनफर्टिलिटी। तो अब बच्चे मेल इनफर्टिलिटी का एक और काज भी क्या है, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। अगर स्पर्म की प्रॉपर डक्ट्स के अंदर मूवमेंट भी नहीं होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा बच्चे, मेल इनफर्टिलिटी होगी। और उस इनफर्टिलिटी के बच्चे मेन काज क्या है, शेप ऑफ द स्पर्म। कि जब स्पर्म के बच्चे शेप ही चेंज हो जाएगी तो डक्ट्स के अंदर उसकी मूवमेंट नहीं होगी, तो जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। उसके अलावा बच्चे कुछ ऐसी इंजरीज भी हो सकती हैं या डैमेज हो सकता है कि जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए, किसी इंजरी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, या किसी डैमेज की वजह से। और जब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चे ब्लॉक हो जाएगा, स्पर्म जब उनकी जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है। मीन जो डक्ट्स हैं, वेस्ट डेफरेंस है, हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा है, अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी आ सकती है। बच्चे बाद दफ़ा क्या होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो बच्चे उसको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से उसके जो स्पर्म हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा क्या होता है, बाद दफ़ा बच्चे क्या होता है कि लेटर लाइफ के अंदर जाकर किसी डिजीज़ या इंजरी की वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब अगर हम डिजीज़ की बात करें तो बच्चे फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फिब्रोसिस, जिसके अंदर जो एयर पैसेज वे हैं उनके अंदर वो जो म्यूकस लाइनिंग है वो अफेक्ट होती है, तो बच्चे उस सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से भी मैन के अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है। अब कैसे इनफर्टिलिटी आ जाती है कि बच्चे जिन पेशेंट्स को सिस्टिक फिब्रोसिस की डिजीज़ होती है तो 99% उनके अंदर चांस ये होते हैं कि बच्चे उनके अंदर जो हमारे पास स्पर्म कनाल होती है, जिसको हम मेन डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं बच्चे, वेस्ट डेफरिन, तो वो वेस्ट डेफरिन उनके अंदर क्या होती है, मिस होती है। जब वो स्पर्म को कैरी करके ही नहीं ले जाएगी तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी, मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। मीन सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ की वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब बच्चे ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है, इसमें हमारे पास बच्चे ये थिन लेयर ऑफ म्यूकस मौजूद है और ये एयरवेज हैं। लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस केस में क्या हुआ बच्चे कि ये जो थिक म्यूकस जो है वो एयर पैसेज क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर देखें हो गया। और इसकी वजह सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब बच्चे इसका हम काज फर्दर इसके देखेंगे मेल इनफर्टिलिटी के। फर्स्ट हमारे पास है बच्चे एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया हम किसे बोलते हैं कि जिस कंडीशन के अंदर बिल्कुल मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होती, स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होते। और इसके बच्चे काज क्या हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से जो स्पर्म डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो बच्चे उसके बाद फिर जो है वो स्पर्म वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, उनकी वो स्पर्म रिलीज ही नहीं होंगे। और बच्चे दिस ब्लॉकेज में भी कंजेनिटल, तो ये पैदाइशी, मतलब ये जो है ये ब्लॉकेज जो है वो पैदाइशी भी हो सकती है, बाय बर्थ भी हो सकती है। जब बेबी की बर्थ होती है तो उस टाइम से भी हो सकती है ब्लॉकेज। ओलिगो स्पर्मिया बच्चे किस बोलते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो स्पर्म की जो नंबर है बच्चे वो बहुत कम होता है। अगर स्पर्म का नंबर 20 मिलियन पर मिलीलीटर से भी कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। इसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। बच्चे डिफॉर्मिटीज़ हम बोलते हैं कि जब स्पर्म की शेप चेंज हो जाएगी तो उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से भी बच्चे मेल इनफर्टिलिटी आ जाएगा। लास्ट पे ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारे जो स्पर्म है वो स्पर्म को ही क्या समझेगा बच्चे, वो उनको फॉरेन समझेगा और उन स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म के ऊपर वो जाकर अटैक करेंगी और स्पर्म का नंबर क्या हो जाएगा, कम। तो जिसकी वजह से मतलब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो बच्चे देखें
हम जब कहते हैं फीमेल के अंदर जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं, मतलब फीमेल एक प्रेग्नेंट हो गया, तो बच्चे उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स से गुजर कर हम बोलेंगे, मतलब स्टेप से गुजर कर एंड वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट बोलते हैं, या मतलब कि उसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उस जो जो डिफरेंट उसके जो स्टेप्स हैं, अगर उनमें एक स्टेप भी अफेक्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको फीमेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे। जैसे देखें बच्चे कि अब अगर फीमेल ने प्रेग्नेंट होना है तो उसके लिए फीमेल की ओवरी से एग का रिलीज़ होना ज़रूरी है। ओवुलेशन मतलब उस राइपनिंग फॉलिकल से एग का रिलीज़ होना बच्चे वो ज़रूरी है। अगर एग ही रिलीज़ नहीं होगा तो बच्चे फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फिर प्रेगनेंसी कैसे आएगी, तो प्रेगनेंसी का फेल्योर हो जाएगा। उसी तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे। या बच्चे हमें, और उसके अलावा बच्चे नॉर्मल ये भी होता है कि जब एग की प्रोडक्शन होती है तो वो फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू या उसको हम यूट्रीन ट्यूब भी बोलते हैं, तो वो जो है वो उस ओवम को कैरी करके बच्चे कहाँ पे लेके आता है, यूट्रस के अंदर लेके आता है। और आपने ये बात भी याद रखनी है बच्चे कि जब फ्लोपियन ट्यूब उसको कैरी करके ले जाती है तो उस फ्लोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल एंड के अंदर क्या होती है बच्चे, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। जो स्पर्म एग से जब मिलता है ना, तो वो कौन से एंड पे मिलता है, ये अब लास्ट ईयर MCQ भी आ चुका है बच्चे, एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब आर यूट्रीन ट्यूब। तो मीन उस फिर मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फिर वो फर्टिलाइज्ड एग बच्चे कहाँ पे आएगा बच्चे, वो यूट्रस के अंदर आएगा, जहाँ पर उसकी इम्प्लांटेशन होगी, और फिर फर्दर आगे उसकी जो डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ आगे फर्दर क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब अगर इन जो स्टेप्स हमने बोले हैं कि एग रिलीज़ होगा, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, फिर वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आके कंसीव होगा, उसकी इम्प्लांटेशन होगी, फर्दर उसकी ग्रोथ होगी, तो अगर इन स्टेप्स के अंदर अगर एक भी स्टेप डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी, फीमेल इनफर्टिलिटी आ जाएगी। अब बच्चे इसके मोस्ट केसेस के अंदर बच्चे क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन में प्रॉब्लम आता है, मीन एग रिलीज़ ही नहीं होता, या एग अगर रिलीज़ भी हो जाता है तो वो फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, वो उस एग को फर्दर आगे मूव ही नहीं होने देती। तो मतलब इन कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगी, फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब बच्चे अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर एग प्रोड्यूस नहीं होगा तो उनकी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। और बाद में बच्चे इसके साइन क्या हैं कि जब फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस ना हो तो बच्चे इसका एक साइन क्या है कि उस फीमेल के अंदर उसको बच्चे उसके अंदर क्या होता है कि इरेगुलर और अब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, जो एक इंडिकेशन, एक साइन है कि बच्चे फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन नहीं हो रही। उस तरह बच्चे उसके कुछ लेस केस में अंदर क्या होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है बच्चे उसका ब्लॉकेज रहता है, किसकी वजह से, ड्यू टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो फिर वो आगे बच्चे एग को कैरी करके नहीं लेकर जाती है। उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। उसला बच्चे कुछ यूट्रस के अगर कोई फिजिकल को प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। और लास्ट बच्चे हैं यूट्रस फिब्रॉइड्स which are non-cancerous clumps of tissues and muscles on the wall of the uterus। मतलब यूट्रस की इंटरनल वाल के ऊपर बच्चे वो कुछ क्लम्प से बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर फर्दर हम इनके कॉमन काज देखें बच्चे, फर्स्ट काज हमारे पास क्या है, फेल्योर टू ओवुलेट। फेल्योर टू ओवुलेट का मतलब बच्चे क्या है कि वही कि एग की प्रोडक्शन नहीं होनी। हमें बच्चे पता है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस से जब कुछ हार्मोन अगर उनकी प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होगी तो उसकी वजह से बच्चे एग की प्रोडक्शन नहीं होगी। मीन हम बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, FSH की, उसका बच्चे काम क्या होता है, उसका काम होता है कि फॉलिकल को प्रोड्यूस करवाना, फिर उनमें से एक फॉलिकल राइपन होती है, फिर उसमें से एग रिलीज होता है। तो अगर FSH की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो फॉलिकल की राइपनिंग ही नहीं होगी। अब उस राइपन फॉलिकल से एग को रिलीज़ करवाना किसका काम होता है बच्चे, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन काम होता है। अगर उसकी प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर उस एग से, उस राइपन फॉलिकल से एग रिलीज़ ही नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर ब्लॉक्ड ओविडक्ट बच्चे नेक्स्ट है वही कि अगर फ्लोपियन ट्यूब ही बच्चे किसी डिजीज़ की वजह से, सभी हमने कहा कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से अगर फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ जाएगी। यूट्रस अगर बच्चे उसके अंदर कोई बिनाइन नॉन कैंसरस अगर बच्चे कोई ट्यूमर बन गई, बिनाइन बच्चे ट्यूमर्स होती हैं जो जिस जगह पर बनी है अगर उसी एरिया के अंदर अगर वो लिमिटेड रहें तो उनको हम बिनाइन बोलते हैं। और बच्चे अगर वो बिनाइन ट्यूमर्स बनेगी तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। और लास्ट बच्चे है सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। अब बच्चे देखें होता क्या है कि जब हमारे पास ओवुलेशन होती है तो बच्चे उस वक्त जो सर्विक्स है उसके अंदर जो म्यूकस है बच्चे वो थिन हो जाता है। वो थिन क्यों हो जाता है, जाके अगर स्पर्म अगर लॉज डाउन हो उधर तो वो स्पर्म को स्विम करके उनको कैरी करके फर्दर आगे लेके जाते हैं। तो अब क्या होगा बच्चे कि जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अगर वो म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक हो गया, अगर वो हार्ड हो गया तो उसकी वजह से स्पर्म की आगे फर्दर मूवमेंट नहीं होगी, तो जिसकी वजह से वो कंसीव भी नहीं होगा।
नेक्स्ट बच्चे हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो बच्चे इन जो इनफर्टिलिटी है उसको हम मुख्तलिफ मेथड से बच्चे ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको सर्जिकली उसको ट्रीट किया जा सकता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी की जा सकती है, या इस केस में हम क्या करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। बच्चे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं कि यहाँ पर हमने फर्टिलाइजेशन को करवाना है इन द टेस्ट ट्यूब, इन द ग्लास वेयर। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन को आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक बहुत इफेक्टिव टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर करते बच्चे क्या हैं, ये उस कंडीशन में होगा कि अगर फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है या मेल के अंदर स्पर्म बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करवाएं, मतलब हम क्या करेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे और इसके थ्रू भी बच्चे जो हैं वो बेबी जो है वो उनकी बर्थ वगैरह हो रही है। और बच्चे इनको इस टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ टेक्निक भी इसको नाम दिया जाता है। अब बच्चे इस टेक्निक के अंदर होगा क्या कि जो एक एग लेना है, उस एग को फीमेल बॉडी के आउटसाइड मीन उसको ग्लास ट्यूब के अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन करवानी है। उसके अंदर जब स्पर्म ऐड करेंगे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे जिसे हम क्या बोलते हैं प्री एम्ब्रियो, फिर उस प्री एम्ब्रियो को अगेन इम्प्लांट किसके अंदर करना है बच्चे, फीमेल के अंदर करना है। उस प्री एम्ब्रियो को फीमेल की यूट्रस में बच्चे अगेन हमने उसको इम्प्लांट करवाना है और फर्दर जो आगे इसकी डेवलपमेंट है बच्चे वो फीमेल के अंदर ही होगी। जस्ट फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करवा रहे हैं, बाकी जब उसको दोबारा इम्प्लांट करेंगे तो उसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो फीमेल के अंदर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे और एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट वो फिर फीमेल के अंदर ही होती है। अब बच्चे इसके अंदर करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है विद द ड्रग। अब जब उसको ड्रग देंगे तो ओवरी का और बच्चे ओवरी क्या हो जाएगी, वो स्टिमुलेट हो जाएगी और साथ में FSH की प्रोडक्शन वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि बच्चे जो FSH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, ये ओवरी का नहीं है। तो बच्चे FSH भी रिलीज़ होगा तो ओवरी भी स्टिमुलेट होगी, तो सेवरल एग प्रोड्यूस होंगे। अब उन एग्स को उन फॉलिकल्स से हमने क्या करना है, उनको कलेक्ट करना है। तो एग्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है, एग्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द फॉलिकल by the sucking out of the fluid content of the mature follicle with a fine hollow needle which is inserted to the abdominal ward under the general anesthetic। मतलब उसको बेहोश करके तो फिर वहाँ से एग्स को क्या कर लिया जाता है बच्चे, वो फॉलिकल से कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे स्पर्म, तो स्पर्म जो है जिसका जो फीमेल का जो मेल पार्टनर है उससे स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको वॉश किया जाता है ताकि उसमें से सेमिनल फ्लूइड को रिमूव किया जा सके। तो बच्चे एक एग के साथ एक एग के अंदर ईच एग मतलब एक एग के अंदर 1 लाख हेल्थी स्पर्म को ऐड किया जाता है आफ्टर अबाउट 6 आवर आफ्टर एड कुलेशन के 6 आवर बाद हमने उन 1 लाख स्पर्म और एक एग को मतलब उनके अंदर ऐड करना है। तो बच्चे फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनको 2 डेज़ आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उधर ही उनको ग्रो करवाना है और जब वो 2 और 8 सेल की स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद उनको फिर इम्प्लांट कर देना है फीमेल की यूट्रस के अंदर। अब बच्चे उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर द microscope the embryo are transferred through the cervix into the uterus using a fine plastic tube। और बच्चे उसको फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से भी ट्रीट किया जाता है ताकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसने प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करना और यहाँ पर फर्दर जो है बच्चे वो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट भी होनी है। नेक्स्ट बच्चे मिसकैरेज की बात करें तो मिसकैरेज हम किसे बोलते हैं, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ स्पॉन्टेनियसली टू द फीटस टू प्री मेच्योर टू सर्वाइव यूजली बिफोर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कि अगर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर बच्चे की बर्थ हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, उसमें कोई अब एंड पे इधर हम देखेंगे ना अबॉर्शन और मिसकैरेज में डिफरेंस भी देखेंगे कि अबॉर्शन के अंदर तो बच्चे हम खुद जो हैं वो मतलब इसको खुद मतलब इसको इंड्यूस करवाते हैं, उसकी प्री मेच्योर बर्थ हम खुद करवा रहे होते हैं, वो डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू मतलब अबॉर्शन करवाते हैं। लेकिन जो मिसकैरेज होता है ना ये नॉर्मली होता है, ये नेचुरली होता है और ये स्पॉन्टेनियसली होता है। अगर मतलब स्पॉन्टेनियसली उस बेबी की प्री मेच्योर अगर उस बर्थ हो गई है तो बच्चा मतलब वो फिर सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं मिसकैरेज बोलते हैं। अब बच्चे अब मिसकैरेज होने की काज क्या है हमारे पास कि इस केस में जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है बच्चे वो नियर सर्विक्स इम्प्लांट हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो प्लेसेंटा ग्रो करता है, जब एज द प्लेसेंटा ग्रो इट मे एक्सटेंड पार्शली और कंप्लीटली अक्रॉस द इंटर सर्विकल ओपनिंग एंड एज द फीटस एंड प्लेसेंटा कंटिन्यूज टू ग्रो यूट्रस स्ट्रेटजीज एंड द रीजन ऑफ द प्लेसेंटा ओवर द सर्विकल ओपनिंग मे बी फॉर्म वे भी टॉर्न वो बच्चे वो टूट जाता है एंड हेमरेज में अकर मतलब सेल की डेथ मतलब वो हेमरेज वगैरह वो हम इसे कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई
बच्चे को जैसे जैसे जख्म वगैरह को इंजरी वगैरह वो भी आ सकती है। और सेकेंडली द नॉर्मल पोजीशन प्लेसेंटा मे टेयर अवे फ्रॉम द यूट्रीन वाल अकम्पलिश बाय द हेमरेजिंग। मतलब अगर इस कंडीशन में अक्सर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है बच्चे वो दरमियान से टेयर और वो ब्रेक हो जाता है, तो जिसकी वजह से मिस कैरेज हो जाता है एंड आल्सो बी द लाइफ थ्रेटनिंग टू द मदर। एंड रिमेंबर द लाइव बर्थ विच टेक प्लेस बिफोर नॉर्मल टाइम इज़ कॉल्ड द प्री मेच्योर बर्थ। अगर 28th वीक से पहले अगर उसकी बर्थ हो जाती है, नॉर्मली लाइव बर्थ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर बर्थ, या उसको प्री मेच्योर बर्थ बोलते हैं, उसको हम मिस कैरेज नहीं बोलते। लेकिन बच्चे बाद दफ़ा 7th मंथ का बेबी है वो भी नॉर्मल बिल्कुल लाइव जिंदा वो प्रोड्यूस, मतलब बाद दफ़ा उसकी जो है वो बर्थ हो जाती है, बेबी की नॉर्मली हो जाती है, वो 7th मंथ से पहले ही उसकी बर्थ हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे प्री मेच्योर बर्थ, उसे हम मिस कैरेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिस कैरेज के अंदर तो बच्चे वैसे ही वो उसकी बर्थ ही नहीं होनी और उसने पहले ही जो है वो उसकी डेथ हो जानी है। अब मिस कैरेज और अबॉर्शन में डिफरेंस को देखें तो बच्चे अबॉर्शन जो हम टर्म वो खुद उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम खुद इंड्यूस करवाते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब जब उसको खुद हम इंड्यूस करवाते हैं उसे अबॉर्शन बोलते हैं। अगर वो स्पॉन्टेनियस, अगर वो नेचुरली खुद ब खुद, उसे हम क्या बोलते हैं, मिस कैरेज बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे फर्दर अगर हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें, these diseases are caused by the pathogen that are passed from one ह्यूमन टू अनदर बाय द, जो मेन इनका जो काज होता है बच्चे वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो पैथोजन मेन वो वायरस और बैक्टीरिया ही होते हैं जो एक मतलब के पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। और हम इनमें से बच्चे 2 को एक्सप्लेन करेंगे, एक गोनोरिया और एक साइफिलिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे गोनोरिया की बात करें तो बच्चे जो गोनोरिया है ये डिज़ीज़ का जो मेन एजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, निज़ेरिया गोनोरिया, which invades the mucosa of the reproductive and urinary tract। मतलब ये जो निज़ेरिया गोनोरिया जो बच्चे हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया मेन जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं, उनकी म्यूकोसा, उनकी लाइनिंग को, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है बच्चे, वो अफेक्ट करता है। और इसके मेन सिम्टम बच्चे क्या हैं, यूरिथ्रिटिस। यूरिथ्रिटिस हम किसे बोलते हैं कि जो यूरिथ्रा होती है वो ट्यूब जिसने यूरिन को या स्पर्म को बॉडी से आउट मूव करके लेके जाना है, तो उस यूरिथ्रा के अंदर बच्चे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन अगर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। तो फिर अगर यूरिथ्राइटिस बच्चे हो रहा है तो वो किसकी इसकी सिम्टम है, वो गोनोरिया की सिम्टम्स है। उसला बच्चे अकम्पेंड बाय द, अगर वो पेन, अगर यूरिनेशन के वक्त में मतलब वो पेनफुल होते हैं, अगर वो दर्द वगैरह होता है, उसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द पेनिस, अगर पस रिलीज होती है, ये सारी किसके सिम्टम्स हैं बच्चे, ये गोनोरिया की सिम्टम्स हैं। Symptoms vary in women ranging from none to the abdominal discomfort, vaginal miscarriage, discharge, abnormal uterine bleeding, and occasionally urethral symptoms similar to those seen in the male। मतलब ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो फीमेल के अंदर शो होती हैं। एंड untreated gonorrhea can cause the urethral constriction and inflammation of the entire male duct system, and in women it causes the pelvic inflammatory disease and sterility, and it can be treated by the penicillin, tetracycline and other certain antibiotics। तो बच्चे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं बच्चे, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सर्टेन अदर एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट बच्चे हम लास्ट डिजीज़ की बात करें तो हमारे पास है साइफिलिस। अब बच्चे ये साइफिलिस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब ये कौन सा बैक्टीरिया बच्चे काज करता है, ट्रिपोनिमा पालाडियम बैक्टीरिया काज करता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये 1 पर्सन से 2nd पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ये सेक्शुअली ट्रांसफ़र होता है। और बच्चे उसके अलावा अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उस मदर का बच्चे आगे जो फीटस जो बेबी पैदा होगा तो वो कंजेनिटली वो पैदाशी तौर पर उसके अंदर भी ये डिजीज़ ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। fetuses infected with syphilis are usually stillborn or die शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। मतलब वो पैदा ही मतलब उनकी जो बर्थ होती है तो उस वक्त वो वैसे ही बच्चे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है माँ के मतलब उसके पेट के अंदर, या बच्चे जब उनकी बर्थ अगर हो भी जाती है तो कुछ टाइम के बाद उन बेबी की क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। एंड द बैक्टीरिया इजीली पेनिट्रेट्स द इंटैक्ट म्यूकोसा एंड एब्रेडेड द स्किन, के वो जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहता है, उसको भी इफेक्ट करता है। बच्चे साथ साथ जो है वो स्किन है उसे भी ख़राब कर देते हैं। अब इसकी सिम्टम जो है ना बच्चे वो देखने वाली। अब देखें विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ एक्सपोजर, कि अगर पर्सन की बॉडी के अंदर अगर ये बैक्टीरिया एंटर हो गया है तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो पूरे का पूरा इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर बच्चे वो फैलेगा तो उसकी कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगी।
सिम्टोमेटिक बॉडी वाइड इन्फेक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, उसकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन बच्चे जो पूरे पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है वो क्या है, एसिम्टोमेटिक, उस वक्त उसकी कोई सिम्टम शो नहीं होती। लेकिन बच्चे 2 to 3 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको कोई सिम्टम शो होने लगेगी। और वो बच्चे सिम्टम कौन सी हैं, रेड पेनलेस प्राइमरी लेजन विच इज़ कॉल्ड, बच्चे इसको हम बोलते हैं शैंगरी, एंड इट अपेयर्स एट द साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन, मतलब जहाँ पर बैक्टीरिया उन्होंने इन्वेड किया था तो वहाँ पर ये बच्चे लेजन अपेयर होती है। और मेल्स के अंदर बात करें तो इन मेल्स इट इज़ टिपिकली पेनिस एंड बट फीमेल द लेजन ऑफन गोज अनडिटेक्टेड विद इन द वजाइना और ऑन द सर्विक्स एंड द शैंगरी अल्सरेट, मतलब उसमें अल्सर काज भी करती है और बिकम रस्टी एंड देन इट हील्स स्पॉन्टेनियसली एंड डिसअपियर विद इन, मतलब 1 वीक के अंदर वो जो लेजन्स थी वो खुद ब खुद ही क्या हो जाती है बच्चे, वो ख़त्म हो जाती है। एंड इफ़ साइफिलिस इज़ अनट्रीटेड इट्स सेकेंडरी साइन, बच्चे वो प्राइमरी साइन से, अब इसके सेकेंडरी साइन बच्चे क्या होते हैं वो वीक्स लेटर बाद शुरू होते हैं, और वो कौन से हैं, अ पिंक स्किन रैश ऑल ओवर द बॉडी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, कि सेकेंडरी साइन बच्चे कौन से हैं कि पूरी बॉडी के अंदर वो जो है वो डिफरेंट किस्म के रैश, मतलब वो निशान से बच्चे पड़ जाते हैं। एंड फीवर एंड जॉइंट पेन्स आर द कॉमन, फीवर भी हो जाता है, जॉइंट के अंदर पेन भी होती है। एंड दीज साइंस एंड सिम्टम्स डिसअपेयर स्पॉन्टेनियसली इन 3 to 12, तो बच्चे 3 to 12 वीक के बाद ये सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। देन द डिजीज़ एंटर द लेटेंट पीरियड, मतलब एंड वाले पीरियड के अंदर एंटर हो जाएगी। एंड इट इज़ डिटेक्टेबल ओनली बाय, फिर हम ब्लड टेस्ट के थ्रू इस डिजीज़ को चेक कर सकते हैं। एंड द लेटेंट स्टेज मे लास्ट अ पर्सन, मतलब पूरी लाइफ टाइम ही वो रहती है, या बच्चे बाद दफ़ा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। और इट मे बी फॉलोड बाय द साइंस ऑफ टर्शरी साइफिलिस। अब बच्चे टर्शरी साइफिलिस की में हमारे पास सिम्टम्स कौन कौन सी, फर्स्ट हमारे पास है बच्चे गुमास। अब ये गुमास के बच्चे क्या होते हैं कि इसके अंदर जो इंटरनल जो बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं बच्चे, उनके अंदर इंटरनल जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग किस चीज़ की इंडिकेशन है, वो टर्शरी साइफिलिस की। उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव लेजन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल, बोन, स्किन्स, और बच्चे इसको ट्रीट भी कैसे करते हैं, मेनली हम पेनिसिलिन को ही यूज़ करके, एंटीबायोटिक को यूज़ करके इसको ट्रीट किया जाता है। और बच्चे जो एड्स है इसको फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।